हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने नए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और उसको फटाफट सॉल्व करने से पहले मैं कहूँगी कि प्लीज़ अगर पढ़ाया हुआ पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बढ़ते हैं आज के हम लोग पहले प्रश्न की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप बार बार पढ़ें और इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की होती जाएगी। जो चीज़ें आपको याद हैं और याद होंगी और नई चीज़ें भी आपकी नज़रों के सामने आएंगी। ओके, तो है एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली तो उसने कितनी दूरी तय की। तो इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 34.3 किलोमीटर और प्लस 56.2 किलोमीटर प्लस 46.73 किलोमीटर, इन सभी को सब प्लस कर देंगे तो 137.23 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं। घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है इनमें से सभी। उद्यानों के अतिरिक्त किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण संस्थाएं करती हैं, तो ये सब तरह का निर्माण करती हैं संस्थाएं, जो कि हमारी कौन सी जो सामुदायिक वस्तुएं हैं उनके अंतर्गत या सार्वजनिक सेवाएं जो हैं उनके अंतर्गत आता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है आलसी, निष्क्रिय, क्रियाशील व स्वस्थ। आलसी, अस्वस्थ, निष्क्रिय व स्वस्थ। तो क्या बनाता है शरीर को, क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल, अल्पकालीन। तो आकस्मिक चिकित्सा जब होती है तो उस समय क्या दिया जाता है, तत्काल। ठीक है, जब यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा जो होती है, जो तुरंत सबसे पहले जो एड, इसीलिए इसका नाम ही है फर्स्ट एड, तो तुरंत जो किया जाएगा वही प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग लगी है उसकी मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको जल द्वारा आग बुझाना, उस व्यक्ति के चारों ओर दौड़ाना, उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले लेना और हाथ को नहीं लुढ़काना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कि उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना। ठीक है, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए। और सांख्यिकी आंकड़ों का करती है क्या, संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, इनमें से सभी। तो सभी कार्य को सांख्यिकी करती है। प्रायोगिक सांख्यिकी क्या, जो हमारा स्टैटिक्स है उसी की में ये, मतलब आप जानते हैं कि टेबुलेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं ना, तो सांख्यिकी की ही मदद से हम लोग करते हैं, जिसमें कि शोध में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। प्रायोगिक परियोजनाओं में कि शोध अभिकल्प, रिसर्च का उपयोग किया जाता है। प्रायोगिक का मतलब हो जाता है कि एक्सपेरिमेंटल में, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रायोगिक और क्या है, सर्वेक्षण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है प्रायोगिक परियोजना में प्रायोगिक शोध अभिकल्प मतलब रिसर्च डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। तो कौन सी वो पंचवर्षीय थी योजना थी, तो आपकी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें महिलाओं के कल्याण के विकास के लिए उल्लेखनीय दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। मतलब लोगों को लगा कि यहाँ पे क्योंकि उस समय कि आपकी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय हुआ करती थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद एक महिला थी और जो कि आपके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम से जानी जाती हैं। तो उसी समय ही महिलाओं के कल्याण, और उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लाए जो कि महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए। ट्राइसेम का उद्देश्य है कि स्थिति, किसकी स्थिति ट्राइसेम सुधारेगा, बेरोजगार व्यक्तियों की, आदिवासियों की, झोपड़पट्टी में रहने वाले की, ग्रामीण युवकों की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ग्रामीण युवकों की स्थिति को सुधारने के लिए ट्राइसेम की स्थापना की गई। तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सेल्फ हेल्प की बात की गई थी, जैसे अपने आप से कुछ इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह करने के लिए वो जो युवक हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करना। और ये कब किया गया है, ये किया गया 1900 आपके
1979 है। आप यहाँ पर 1979 मतलब 1979 में। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का समय था? ये छठवीं पंचवर्षीय योजना। पूछा जाए ट्राइसेम किस पंचवर्षीय योजना, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुई और 1978 में यहाँ पे ट्राइसेम जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया। अगला प्रश्न है स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो जब भी वायु प्रदूषण की बात आएगी, अगर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड आ जाएं तो आप बिल्कुल उनको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो स्मॉग मतलब जो कोहरे की तरह से जो धूल को पकड़े हुए जो ठंडक जो कि हमें दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जब पराली जलती है उस समय भी वो क्या होता है, पूरा एकदम छा जाता है। पूरा क्या होता है कि जो प्रदूषण है उसको वो पकड़ के रखता है, इसीलिए जो स्मॉग की स्थिति उत्पन्न होती है इसी को क्या कहते हैं, धूम्र कोहरा कहा जाता है। वो उससे किस कारण से, नाइट्रोजन के कारण से होती है। और ये फिर जो होती है ये पैन का निर्माण करते हैं। सूर्य के किरणों के साथ प्रक्रिया करके प्रकाश संश्लेषी स्मॉग मतलब कि पैन का निर्माण करते हैं, जो मनुष्य तथा पौधों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ओके, अगला प्रश्न है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारण है। यहाँ पर मैंने भी आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किसके कारण है? ये आपके वायु प्रदूषण के कारण है। और ताजमहल का रंग इन्हीं के कारण क्या होता है, क्या हो जा रहा है, फीका हो जा रहा है। ठीक है, जो मथुरा रिफाइनरी वहाँ पर है। फिर वायु प्रदूषण का है। फिर अगला प्रश्न है अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? मतलब अंधे परिभाषा दृष्टि न्यूनता मतलब दिखाई नहीं देता, तो किसके बराबर या इससे कम होनी चाहिए? तो 20/20 से के बराबर या इससे कम होनी चाहिए। अगला है श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? मतलब आपकी WBC की बात कर रहा है। शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, ऊर्जा देना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है आपका आंसर नंबर बी है, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना। सूक्ष्म जीवों से बचाना का मतलब कि जैसे जो भी बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ आना जो कि हमारे शरीर को क्या हानि पहुंचा सके, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसी से बचाने की बात यहाँ पर हो रही है। तो श्वेत का जो WBC हम जानते ही हैं प्रहरी हैं, और ये WBC RBC से बड़े रंगहीन और केंद्रकीय होते हैं, अर्थात इसमें केंद्रक पाया जाता है। और फिर उसके बाद WBC हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगाणुओं को मार देता है तथा शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाना है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये आपकी मस्तिष्क ऊर्जा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? आपकी स्नायु ऊर्जा की बात कर रहा है, तो स्नायु ऊतक और ऐच्छिक और पेशीय और फिर उपकला ऊतक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है ये है स्नायु ऊतक। ठीक है, तो ये जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो में एक प्रकार का ऊतक होता है जो शरीर की लंबी हड्डियों के जोड़ों पर रहता है। हाँ, अगर पूछा जाए कि बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, तो जो लंबी हड्डियाँ होती हैं उन्हीं के अंदर बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती हैं, लाल मज्जा या पीली मज्जा। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स आदि लाल मज्जा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जबकि कुछ श्वेत कण पीली मज्जा से भी उत्पन्न होते हैं। पीले मज्जा में वसीय ऊतक उपस्थित होते हैं जिन्हें स्नायु ऊतक भी कहते हैं। पीली मज्जा में क्या होते हैं? वसीय ऊतक होते हैं, और वो क्या कहते हैं उनको? स्नायु ऊतक भी कहते हैं। ये वसीय ऊतक ही मस्तिष्क तथा रीढ़ के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। जो स्नायु ऊतक है ये रीढ़ तथा मस्तिष्क की ऊर्जा के क्या हैं? प्रमुख स्रोत हैं। अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर एक वयस्क मनुष्य की शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है। कितनी संख्या होती है? तो ये होती है आपकी 5000 से 10,000 तक। अब मैं आपको यहाँ पर सारी चीज संख्या बता देती हूँ कि किसकी किसकी कौन कौन सी संख्या है। तो अगर हम बात करते हैं, देखूँ मैं यहाँ पे थोड़े सा स्पेस हो तो बताती हूँ।
तो यहाँ पे WBC का तो हमें पता चल गया कितना हो गया, 5,000 से 10,000 के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें RBC की, RBC की कितनी संख्या होती है, RBC की संख्या 4.2 से लेकर के फिर उसके बाद 5.9 मिलियन, कितनी संख्या, 4.2 मिलियन से लेकर के 5.9 मिलियन तक इसकी संख्या होती है। और अच्छा, प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, जो है ये प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, ये प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 लाख से लेकर के और आपकी 4 लाख तक, ये आपकी नॉर्मल होती है। तो आपकी 4.2 मिलियन से 4.2 से लेकर के 5.9 मिलियन, कितना, ये आपकी RBC की हो गई। WBC की 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में, ज़ीरो भाई कम हो गया, इसमें ज़ीरो हम लोग बढ़ा लेते हैं, 5 ज़ीरो कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। ओके, तो कितना, 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख होती है आपकी प्लेटलेट्स की संख्या। और WBC की संख्या कितनी होती है, 5,000 से लेकर 10,000 तक होती है। अच्छा, ये तो हो गई उसकी संख्या की बात। अच्छा, हम जैसे अक्सर पूछ लेता है ना कि क्या इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, तो एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। जो चीज़ें लगती हैं हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं उसको कहती हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न होता है। अच्छा, RBC जो है हमारी, उसको हम क्या कहेंगे, RBC को हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं उसको, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और इसका जो RBC को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एरिथ्रोसाइट हो गई आपकी। फिर उसके बाद यहाँ से आपका हो गया WBC हो गया, सेकेंड आपका WBC, इसको क्या, ल्यूकोसाइट। ओके, ल्यूकोसाइट, और इसका जीवन काल कितना होता है, 13 दिन से लेकर 20 दिन। ठीक है, कितना, 13 दिन से लेकर के 20 दिन का समय होता है। और प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, प्लेटलेट्स, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, या हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, और इसका जीवन काल कितना होता है, 3 दिन से लेकर के 7 दिन का। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये RBC जो है उनको इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। फिर WBC जिसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, इसका जीवन काल 13 से लेकर 20 दिन का होता है। और फिर अगला है प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी बुलाते हैं और इसका जीवन काल 3 से 7 दिन का होता है। ठीक है, एक होता है जो फैगो, जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि फैगोसाइटोसिस क्या है, तो फैगोसाइटोसिस एक क्रिया है जिसमें कि क्या करती है, WBC पैथोजेंस के ऊपर अटैक करती है। कोई भी हमारा फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में आ गया, तो जो है ये जो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ पे ये होती है, और ये WBC से संबंधित है। ठीक, इतना आप जान के रखिए। तो अब हमें RBC के काउंट के बारे में भी अब हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, कितने दिन के ये होते हैं, इसके बारे में भी नहीं कोई कन्फ्यूज़न हो गया। और जो ये नाम है जो कि इनका एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, तो ये जो नाम है इसमें भी आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा, तो आपका ये क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 5,000 से 10,000 हो गया। किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, तो वो कौन सा हार्मोन है, तो आपका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है, इसी के कारण क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। अगर मतलब इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है और इससे क्या होता है, व्यक्ति बौना और नाटा हो जाता है। और इससे शरीर की हड्डियों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से भीमकाय एवं एक्रोमिगली नामक
नामक विकार उत्पन्न होता है। भीम काय वाला भी पूछता है तो इसमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या हो जाता है, उसकी जब अधिकता होती है तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है आदमी, ठीक है। फिर उसके बाद थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड की ग्रंथि की वृद्धि एवं श्रावण क्रिया को प्रेरित करता है। जो थायरोट्रोपिक हार्मोन यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है आपका, वो आपकी थायराइड की ग्रंथि की वृद्धि एवं श्रावण क्रिया को प्रेरित करने का स्टिमुलस का कार्य करता है। फिर उसके बाद एडिनोट्रोपिक हार्मोन है, इसकी कमी से एड्रिनल ग्रंथियाँ विनष्ट हो जाती हैं, ठीक है, नष्ट हो जाती हैं। जबकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है आपका जो LH है, ये स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का श्रावण तथा अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने का कार्य करता है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH हार्मोन के नाम से भी बार बार पूछा जाता है। तो आई होप कि ये आपको चारों यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो सोमेटोट्रोपिक में क्या मतलब वृद्धि के लिए है, थायरोट्रोपिक मतलब ये इंसुलिन के मतलब जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट करने का काम करता है जो थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, उसके श्रावण को इंसुलिन नहीं, थायराइड ग्लैंड के श्रावण को मतलब चलाने का कार्य करता है और उसको स्रावित करता है और स्टिमुलस के रूप में कार्य करता है। और एड्रिनोट्रोपिक हार्मोन जो है आपका, ये क्या है, एड्रिनल ग्रंथियों मतलब ये इस हार्मोन की अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, आपकी एड्रिनल ग्रंथियां विनष्ट हो जाती हैं। और आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो ये, इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव तथा अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ओके, तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पित्त रस एवं अग्नाशयी रस मिला हुआ होता है और इसको क्या कहते हैं, कौन कौन सा रस, पित्त रस। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, हमारे लीवर से, और अग्नाशयी रस मतलब अग्नाशय से, ये दोनों मिला हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्फिक्सिया, लकवा, बेरी अनीमिया। तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, एस्फिक्सिया कहते हैं। जब ऑक्सीजन फेफड़े तक नहीं पहुंच पाती तो ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, एस्फिक्सिया कहते हैं। विटामिन B1 व थायमिन की कमी से ये है जो आपका यहाँ पे ये हो जाता है। फिर उसके बाद बेरी किसका, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है और इसकी कमी से ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य बिगड़ जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, ये पैरालाइज हो जाती है बॉडी। और इसमें आयरन लौह लवण की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं, तो मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां, 8 हड्डियां उपस्थित होती हैं। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ा कसावट की स्थिति में रहती है ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता क्या कहलाती है, तो यह तत्परता आपकी मसल टोन कहलाती है। पूछा हुआ प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग कहते हैं, कई बार मैं बता चुकी हूँ, लाइसोसोम जो है इसी को क्या कहते हैं, हम कोशिका का सुसाइडल बैग कहते हैं। और जो लाइसोसोम है इसमें क्या होती है, गोल गोल या अनियमित आकार की रचनाएं होती हैं जिनका कार्य कोशिकाओं के अंदर पहुँचे खाद्य पदार्थों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करना है। इनके फटने पर कोशिकाओं का स्वपाचन भी हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला है हमारा, ध्यान से सुनने की क्रियाओं को सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम में लगाना है, सबसे पहले इस यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, ग्रहण करना। फर्स्ट है ग्रहण करना, सेकंड है फिर समझना, फिर उसके बाद है याद रखना, तीसरे में आ जाएगा याद रखना, और चौथे में आ जाता है प्रतिक्रिया करना, और 5वें में आता है मूल्यांकन करना। चौथे में क्या आता है, प्रतिक्रिया, और 5वें में आपका आ जाता है मूल्यांकन करना। अब हम इसको कूट के हिसाब से अगर समझें तो पहले स्थान पर तीसरा वाला है, तो यहाँ कोई है ऑप्शन, तो हाँ यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया हमको, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कूइंग और बबलाना बाड़ी विकास की कौन सी अवस्था है, कूइंग और बबलाना, तो ये बाड़ी विकास की प्रथम अवस्था नहीं, द्वितीय नहीं, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था, तो ये कौन सी अवस्था है, ये आपकी मध्य अवस्था
अवस्था है। वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्रंदन, फिर रुदन, फिर बबलाना, फिर अनायास ध्वन्यात्मक प्रतिक्रियाएं करना, सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करना आदि शामिल किया जाता है। सबसे पहले क्या, क्रंदन, फिर रुदन, इसको आप याद कर लीजिए। सबसे पहली अवस्था क्या है, इसमें है आपके क्रंदन। सबसे पहले क्रंदन होगा, क्राई करेगा, फिर रुदन होगा, फिर रुदन के बाद तीसरा वाला है आपका फिर इसमें बलबलाना है, बलबलाना है, फिर उसके बाद फिर अनायास ध्वन्यात्मक प्रतिक्रियाएं करना। ठीक है, जैसे कुछ भी आ उ ए या कुछ भी बोलना है तो अनायास क्या, ध्वन्यात्मक प्रतिक्रियाएं करना, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका अनुकरण के द्वारा बोलना। तो इसको क्रंदन, रुदन और बलबलाना तो बिल्कुल आप याद ही किए रहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वाणी विकास की कौन सी अवस्था है, ये मध्य अवस्था है। तो इसको कूइंग के नाम से भी, कूइंग इंग्लिश में है, तो कूइंग क्या है, इसकी मध्य अवस्था है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, असंयमित मूत्रता समस्या होती है शिशुओं में दिन के समय, पूर्व विद्यालय बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है, बचपन के अंतिम दिनों में देखी जाती है। तो पूर्व विद्यालय बच्चों में जो बेड वेट की समस्या होती है, मतलब अब समझ रहे होंगे आप कि असंयमित मूत्रता जो होती है बच्चे में क्या होता है, विद्यालय जाने से पूर्व क्या होता है, अक्सर बच्चे रात में बेड पर क्या करते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, जाति, भाषा, खेल इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपकी सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है। स्तर की बात कर रहे हैं, स्तर कहाँ से, जाति से स्तर को विभाजित किया गया है यहाँ पर। तो जाति सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाजन से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही एक जाति प्राप्त करता है, जातीय चेतना उसे निर्देश करती है और उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक बात बताऊं, जाति के बारे में एक डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या, एक कहावत है, जाति वो है जो कभी नहीं जाती, मतलब जिसमें आपने जन्म ले लिया और वो कभी आपसे अलग नहीं हो पाता, तो जाति वो है जो कभी नहीं जाती। अगला प्रश्न है, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दिया जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बकरी का, याक का, भैंस का और आपका गाय का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बकरी का दूध। ठीक, थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वो माँ के दूध के जैसा हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, तो वो क्या है भाई, वो अधिग्रहित, तो वो कौन सा रोग के अंतर्गत आता है, तो प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय और अधिग्रहित, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो अधिग्रहित रोग के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न है आपका कोलेस्ट्रम। ये एक बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत क्या होता है, विटामिन होता है, प्रतिजीवी होता है, खनिज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि बच्चे को स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं, बीमार नहीं पड़ने देते हैं, बाहर मतलब कि किसी भी तरह के विषाणु उनके अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। पाइका, खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है, तो पाइका खाने वाली जो स्त्री है उसमें किसकी कमी होती है, तो उसमें आयरन की कमी होती है। अगला प्रश्न है, शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, तो क्या प्रयास करने चाहिए भाई, तो जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। प्राइवेट बाल चिकित्सालय की कोई बात ही नहीं, घर में माँ, ये भी कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है, तो भ्रूण कितने माह तक कहा जाता है कोशिका विकास को, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आपका आंसर नंबर ए। 2 माह तक के कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बीजावस्था या डिंबावस्था, फिर भ्रूणावस्था, फिर गर्भाकाल की अवस्था, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है।
ठीक है। फिर अगले पे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की क्रिया कहलाती है। स्पर्मेटिड शुक्राणु में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। सेंसरी मोटर अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था कब से कब तक की होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है। और इसको हमारे साइंटिस्ट जीन पियाजे महोदय, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने, जीन पियाजे ने इसका विभाजन किया। इन्होंने 4 भागों में बांटा। सबसे पहले क्रमिक विकास की जो इन्होंने वो की अवस्थाएं जो बांटी, उसमें जो सबसे पहली अवस्था है उसकी कौन सी? सेंसरी मोटर है। फिर दूसरी है प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर उसके बाद आपकी लास्ट वाली कौन सी आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल आती है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन और जो इनके जो कुछ विचार हैं, अगर विचारों की बात करें तो इन्हीं के बारे में कहा गया। निर्माण एवं खोज की बात करेंगे तब भी जीन पियाजे आएंगे। और कार्य क्रिया का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन, जिसमें कि एसिमिलेशन और है आपका, मतलब कि आप क्या करेंगे? सात्मीकरण, किसी चीज़ को आत्मसात कर लेना, और व्यवस्थापन तथा संतुलन उत्पन्न करना। एकमेंडेशन एंड एसिमिलेशन, ये 2 चीज़ें जो दो टर्म दिए, ये भी आपके जीन पियाजे महोदय ने दिया। मनोवैज्ञानिक जिसमें संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो कौन है? जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन और पावलोव। तो जो हमारे जीन पियाजे महोदय हैं, इनका पूरा काम ही क्या सबसे ज़्यादा किसके लिए? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, जिसमें क्या है आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? समायोजन का सिद्धांत किसका है? तो समायोजन का जो हमारे सिद्धांत है किसका? ये फ्रॉयड महोदय का है। तो जो फ्रॉयड महोदय हैं, उन्होंने व्यक्ति संबंधी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रारंभ में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं तथा आगे चलकर उनका अंतरीकरण करते हैं। तो फ्रॉयड का बालक मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका? बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। तो ये किसका कथन है? ये रूसो का कथन है। ठीक है। जिसने बालक को, जैसे वो ये कहते थे कि अध्यापक का अध्यापन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालक को स्वयं करके सीखने का अधिकाधिक अवसर मिले। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था, तो किसी और की नहीं, स्टैनले हॉल के अनुसार ये है। मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है? विद्यालय की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था है, समस्यात्मक अवस्था, गैंग अवस्था, स्लोपी अवस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका गैंग अवस्था। ठीक है। जो उत्तर बाल्यावस्था है ये कौन सी? गैंग अवस्था है। समस्यात्मक अवस्था ये कौन सी है? ये किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। विद्यालय काल की अवस्था ये है, ये भी आपकी किसके अंतर्गत आती है? विद्यालयी अवस्था 6 से आपके जब बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, ये भी उत्तर बाल्यावस्था है। लेकिन यहाँ पे पूछा है किस तरह की अवस्था है, तो यहाँ पे गैंग अवस्था यहाँ पर सही होता है। फिर किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा, गैंग का मतलब बच्चे एक समूह में रहते हैं। ठीक है। तो किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा। तो सबसे ज़्यादा बच्चा किस समय घर में अपने रहता है? जब वो शैशवावस्था में रहता है। अच्छा, शैशव जीन पियाजे ने 0 से लेकर 2 साल तक, और हमारे हार्लाक ने भी जब डिवीज़न किया है तो उन्होंने 15 दिन से 2 वर्ष का समय कहा है शैशवावस्था को। लेकिन जो ऐसे जो मानी जाती है वो 2 वर्ष से आपकी 4 वर्ष तक की जो अवस्था है वही इसको इन लोग शैशवावस्था में जनरल टर्म्स में 4 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो उसी समय में क्या होता है? बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। 4 माह की अवस्था आमतौर पर बालक का वजन होता है 4 माह की अवस्था में जन्म से 2 गुना, 3 गुना, आधा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक अपने वजन का दुगुना होता है, और 1 वर्ष की अवस्था में ये अपने वजन का लगभग 3 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञानात्मक
पक्ष का सर्वोत्तम वो जो है वो क्या है, सर्वोत्तम स्तर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होता है आंसर नंबर डी, ठीक है, मूल्यांकन। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर क्या है, मूल्यांकन है, क्योंकि प्रयोग करेंगे फिर उसके बाद वो संश्लेषण मतलब प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। तो ये सबसे क्या है, सबसे सर्वोच्चतम स्तर क्या है, आपका मूल्यांकन है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है, कन्वेंशनल स्तर, उत्तर कन्वेंशनल और पूर्व कन्वेंशनल स्तर। तो कोहलबर्ग महोदय के अनुसार इसका प्रथम स्तर क्या है, पूर्व कन्वेंशनल स्तर। तो कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत, नैतिकता का, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले है पूर्व कन्वेंशनल स्तर, ठीक है, फिर उसके बाद कन्वेंशनल स्तर, फिर उत्तर कन्वेंशनल स्तर। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, रटने से होती है, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव के में नवीन अर्थ को खोजने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर सी, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से। अगला है हमारा, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है, सत्य असत्य, संबंधित नहीं और विवादित। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यों, एकदम सही बात है कि ये जो हैं ये बाल अध्ययन के अनुसंधान सूचना एकत्रित करने के लिए पड़ताल प्रपत्रों में से एक है, सही बात है। अगर हमारे पास क्वेश्चनायर होगा और हम मतलब एकत्रित करेंगे जो सूचना प्रश्नावली जो है, क्वेश्चनायर जो है हमारा, अगर वो है तो वो क्या होगा कि हमें उससे सूचना मिलेगी, ठीक है। तो ये सत्य है। निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है, मुस्कुराहट सभी जगह, प्रथम शब्द सभी जगह, चलना सभी जगह, लेकिन पठन ऐसी कोई जरूरी नहीं है, क्या जो पढ़ता है वही बड़ा होता है। तो यहाँ पर पठन क्या होता है, यहाँ सही हो जाएगा। वे समूह जिनकी सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, समूह के नाम से जाना जाता है, अनौपचारिक, औपचारिक, स्थानीय और संरचनात्मक। तो वो कौन सा है, जिसकी सदस्यता का रोल होता है, कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये सारी बातें होंगी तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, फॉर्मल, औपचारिक हो जाएंगी।